चलिए तो आज यहाँ पर आपकी सैर सपाटे की हम बात करने वाले हैं, बताने वाले हैं कैसे बनाए एक ट्रैवल फंड। वैसे तो ट्रैवल फंड किसी भी जगह पर घूमने फिरने के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से आध्यात्मिक पर्यटन को हम देश में बढ़ता हुआ देख रहे हैं, स्पिरिचुअल या रिलीजियस टूरिज्म का जो बढ़ावा मिल रहा है सरकार की तरफ से, और तमाम हम देख रहे हैं कि जो बजट में भी ऐलान हुए थे कि राज्यों को भी जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वो इस तरह के टूरिज्म को बढ़ावा दे। तो इस तरह की जगहें कैसे मशहूर हो रही हैं और कैसे आपको प्लानिंग करनी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, घूमने फिरने के लिए कहाँ कौन सा समय सही है, आज इसकी पूरी प्लानिंग हम आपको लिए करवाएंगे। मेरे साथ विनोद कुमार त्रिपाठी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ईस्ट माई ट्रिप, जुड़ गए हैं। अर्चना सिंह, फाउंडर ट्रैवल सी राइटर, हर्षवर्धन रुंगटा, CFP रुंगटा सिक्योरिटीज। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और आज ट्रैवल बकेट लिस्ट, खासतौर से स्पिरिचुअल और ट्रैवल बकेट लिस्ट जो होगी हमारे दर्शकों की, वो आप बनवाएंगे। तो विनोद कुमार त्रिपाठी जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि आपसे ये जानना है मुझे कि पिछले कुछ दिनों में किस किस तरह की स्पिरिचुअल जगह, रिलीजियस जगह जो है डिमांड में है, आपके पोर्टल पर किस किस तरह की बुकिंग होती हुई आप देख रहे हैं। कुछ बातें बताएं ताकि चर्चा को आगे हम ले जा सकें। देखिए, रिलीजियस जगह पर तो लोग शुरू से जाते रहे हैं। जाने के जरिए अलग अलग थे। कोई ट्रेन से जाता था, कोई कार से जाता था, कोई बस से जाता था। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की वजह से, खासतौर से एयरपोर्ट्स आने की वजह से, खासतौर से हाईवेज बनने की वजह से, इन जगहों पे जाने के साधन बढ़ गए हैं। नेचुरली जो नई नई जगहें हैं, जैसे बनारस हो गया, अयोध्या हो गया, उज्जैन हो गया, जो अभी चर्चा में आए हैं, ये वो जगह हैं जहां पर कि न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, बल्कि इनके इनके पूरे कॉम्प्लेक्स को भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। और इस वजह से लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा हुई है कि भाई ये नए स्वरूप में ये अब कैसे लगते हैं, किस तरह के लगते हैं, चलिए चलकर देखा जाए। तो इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक जगह की डिमांड है। डिमांड तो शिरडी की भी है, डिमांड बनारस की भी है, डिमांड अयोध्या की भी है, मथुरा की डिमांड तो शुरू से ही रही है। साउथ में अगर आप जाएँ तो मदुरई वगैरह की भी डिमांड काफ़ी रहती है। तो हमारे जो कन्वेंशनल है, पुरी उड़ीसा में आप जाएँ तो पुरी है। तो जितने हमारे कन्वेंशनल रिलीजियस प्लेसेस हैं, इधर आप खजुराहो को आप जोड़ लीजिए, तो डिमांड तो हर जगह की ही रहती है। लेकिन इधर बनारस, अयोध्या खास तौर से इन जगहों की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है। और डेटा मैं आपसे मांगना चाहूँगी, लेकिन वो हम चर्चा में आगे रखेंगे, जहाँ पर जानना चाहेंगे कि किस किस तरह के ऑफर्स भी एज अ पोर्टल और तमाम तरह के प्लेटफॉर्म्स पर हम लोगों को मिलता हुआ देख रहे हैं। लेकिन अर्चना, आपके पास मैं आऊँगी। आप ये बताएं कि आप तो लगातार ट्रैवल करती आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से ये स्पिरिचुअल और रिलीजियस टूरिज्म का एक ट्रेंड अब देश में शुरू हुआ है, आपने कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह अब तक कवर की है, क्या क्या नोटिस किया है आपने? क्योंकि इन सब जगहों पे आप जब भी जाते थे, ऐसा नहीं है कि आस्था पहले नहीं थी भारतीयों में, बिल्कुल थी, लेकिन अब जो है इसको एक बूस्टर डोज जो है वो दी जा रही है, और बनता भी है। भारत को एक्सप्लोर करने का एक ये सांस्कृतिक तरीका ज़रूरी भी है। बिल्कुल, इनफैक्ट इसका श्रेय मैं डेफ़िनेटली हमारी सरकार को देती हूँ, जिन्होंने ना रिलिजियस टूरिज़्म को एक बड़े ही डिफरेंट तरीके से अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि ना 2 साल पहले जब काशी विश्वनाथ टेम्पल का लॉन्च किया था, तो उस टाइम से एकदम से मतलब बनारस तो बहुत पुराना शहर है, लोग जाते ही रहते हैं वहाँ हमेशा। बट जैसे कि पिछले साल ही वहाँ पर 5 करोड़ लोग गए थे, और ऐसा नहीं था कि मंदिर बना दिया, मतलब काशी विश्वनाथ टेम्पल बना दिया और फिर उसके बाद छोड़ दिया। हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती है वहाँ पर ना, जैसे अभी शिवरात्रि आएगी तो वहाँ पर एक मेगा फेस्टिवल होता है। मतलब पूरे ईयर भर ना कुछ चलता रहता है। और जैसे कि अभी अयोध्या का इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा है, और मैं अभी पढ़ रही थी, जैसे कि कुछ नंबर्स मेरे को अभी पता चले थे कि जब वो लॉन्च हुआ था दोबारा सॉरी लॉन्च कॉर्पोरेट वो भाषा आ गई। बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि जब जब उसका दोबारा से लोगों के लिए खोला गया टेम्पल, तो उस टाइम से लेके मतलब कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 2 ढाई लाख श्रद्धालु रोज जा रहे हैं वहां पर। तो नंबर तो बहुत बढ़ रहे हो, और जो यंगर जनरेशन, जिनको सोचा जाता था कि वो लोग नहीं जाते हैं, एंड रिलीजियस टूरिज्म मोस्टली ओल्ड लोग जाते हैं, वैसा भी नहीं है। आपको देखने को मिलेगा कि यंग लोग भी काफी जाते हैं। वैष्णो देवी तो हमेशा से पॉपुलर रहा ही है, शिरडी, अमृतसर, हर जगह। जैसे कि अभी सर ने भी कहा था कि
रिलीजियस टूरिज्म तो काफ़ी पॉपुलर रहा है और अब उसको एक कल्चरल पैकेज में जो डाला गया है, जो इवेंट्स उसके चारों तरफ करते हैं, जैसे कि देव दीपावली होता है या इस तरह के डिफरेंट फेस्टिवल जो बनाए गए हैं, उससे इन अट्रैक्शन और ज़्यादा ये अट्रैक्टिव हो गए हैं लोगों के लिए, देयर इज़ मोर रीज़न फॉर पीपल टू गो देयर। तो मेरे को तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, जैसे कि अगर आप वाराणसी जाते हो, तो वहाँ पर खाली टेम्पल ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है वहाँ पर। खाने-पीने के लिए है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी है, क्रूज़ टूरिज़्म भी चालू किया है। तो ये ओवरऑल जो डेस्टिनेशन का डेवलपमेंट होता है, जो लोकल कम्युनिटीज़ को फ़ायदा होता है, तो मुझे तो वो बहुत अट्रैक्ट करता है। बिकॉज़ क्योंकि एक स्पिरिचुअल जगह पर जाने तक बात सीमित नहीं होती है। आजकल जो है उसके इर्द-गिर्द भी लोगों का घूमना-फिरना होता है। अगर आप एक जगह जाते हैं तो उसके आस-पास भी एक्सप्लोर करके आइए और पूरा जो है आपका एक ट्रैवल ट्रिप ऐसे प्लान हो सकता है। हर्ष, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास सही तरीके का पोर्टफोलियो हो तो आप कोई भी तरह का ट्रैवल प्लान नहीं बना सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अब वो सारे लोग जो कि स्पिरिचुअल टूरिज़्म के ज़रिए ही अगर अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट बनाना शुरू कर रहे हैं या ट्रैवल फंड बनाना शुरू कर रहे हैं, तो किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, खर्चे तो उतने ही होने हैं, बस ये है कि अगर आप भारत में जा रहे हैं, जो जो नॉर्मली भी आपके होते हैं कि आपकी डेस्टिनेशन इंडिया है या इंडिया के बाहर है। बट सोची समझी प्लानिंग करने से जो आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं वो थोड़े से कम हो सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक ट्रैवल फंड बाकायदा आपके पास होना चाहिए। पहले भी हमेशा से हम आपको समझाते आए हैं, दर्शकों को हर्ष, हमने हमेशा ये समझाया है कि अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स को आप आँक लें, उसके मुताबिक आप निवेश की रणनीति बनाएं। अब ट्रैवल फंड की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये मुद्दा अब आया है और ऐसे में स्पिरिचुअल और रिलीजियस ट्रैवल फंड की अगर मैं बात करूं, तो क्या कुछ बुनियादी बातें अलग होंगी या आपको लगता है कि फॉर्मूला तो सेम ही है, कुछ खास बदलेगा नहीं? आप तो ट्रैवल ही कर रहे हैं तो खर्चा तो उतना ही आना है। जी हाँ, कविता। आपने जैसे कहा कि अगर ये स्पिरिचुअल टूरिज्म की तरफ है, तो इसे हम ट्रैवल बकेट में ही लगाएंगे, अनलेस आप इसे कोई तीर्थ यात्रा के रूप में जा रहे हैं। एक यू नो एक इम्पोर्टेंट टास्क है आपकी फैमिली के लिए, आप अपने पेरेंट्स को तीर्थ यात्रा करवाना चाह रहे हैं, तो वो एक अलग ब्रैकेट में आ जाता है। लेकिन अगर आप एक ट्रैवल पर्पस, एक मान लीजिए स्पिरिचुअल हॉलिडे भी हो गई आपकी, एक बाकी फैमिली के साथ टाइम भी बिताना, तो एक जनरल ट्रैवल बजट में ही आता है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट्स में के आधार पे अगर आपको 3-4 चीजें बताऊं जो ट्रैवल फंड बनाते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात ये है कि आपके जो सारे गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स में भी अगर ये ट्रैवल प्लान आपका मान लीजिए शॉर्ट टर्म गोल्स में आता है, तो प्रायोरिटी लिस्ट में पहले आपके इमरजेंसी फंड आता है। मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि आज की तारीख में ऐसी सिचुएशन हो गई है कि लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। उनके लिए हॉलिडे वगैरह बहुत प्रायोरिटी लिस्ट पे आने लगी है, और वो कई लोग इमरजेंसी फंड के एट द कॉस्ट ऑफ इमरजेंसी फंड वो अपने ट्रैवल कर रहे हैं। पहली बात आपको फंडामेंटल्स याद रखना है कि इमरजेंसी फंड एक प्रायोरिटी गोल है, और वो पूरा होके ही आप ट्रैवल फंड की तरफ बढ़ाते हैं। दूसरी बात ये है कि जो ट्रैवल फंड आप बनाना चाह रहे हैं, वो क्योंकि एकदम मैंडेटरी नहीं होता है, और वो आप पोस्टपोन कर सकते हैं, टाइम बाउंड नहीं होता कि मान लीजिए अगर आपको बच्चों की पढ़ाई है, फीस भरनी है, तो एक पर्टिकुलर तारीख तक ही भरनी है। ट्रैवल आप आगे प्रीपोन पोस्टपोन कर सकते हैं। तो जब आप इसकी बजटिंग करते हैं और इसका इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हालांकि ये शॉर्ट टर्म गोल है, फिर भी आप चाहें तो इसे इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, जो आप इक्विटी एसआईपी के जरिए आप अपना अपना ट्रैवल फंड बना सकते हैं। ये मैं क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा कि ये सिचुएशन नहीं है कि आपको टाइम बाउंड है कि आपने अगर अभी ये छुट्टी नहीं ली तो बाद में जाके आपको बड़ी दिक्कत होगी। वो सिचुएशन नहीं है। तो आपको अगर कोई कारण से मार्केट आपका जो एसआईपी आप कर रहे हैं उसमें नेगेटिव में है, तो आप उसे अपनी हॉलिडे पोस्टपोन भी कर सकते हैं। अगर आपका मार्केट बहुत अच्छी तरह चल गया और आपको रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, तो आप लग्जरी होटल्स में रह सकते हैं। नहीं है तो आप बजट होटल्स में रह सकते हैं। आप अपनी जो हॉलिडे की टेन्योर है, वो नंबर ऑफ डेज आप बढ़ा या घटा सकते हैं। तो एक तरीका इन्वेस्ट करने का ये है, इस पर्टिकुलर गोल के लिए शॉर्ट टर्म होने के बावजूद आप इसे एक इक्विटी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिन्हें हॉलिडे मस्ट है, बोलते हैं कि हमें कुछ भी हो जाए, हॉलिडे हमारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में आता है, अगर वैसी सिचुएशन है, तो आपको डेट फंड्स में या हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा। तो ये तो हो गया आपके स्ट्रक्चर की पॉइंट। अब आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि ट्रैवल भी आप प्लान कर सकते हैं, आप लोन लेके ट्रैवल ना करें। ये एक एक ऐसी सिचुएशन हो गई है कि अभी आज की तारीख में एट द क्लिक ऑफ अ बटन आप हॉलिडे पे चले जाइए
और ईएमआई में उसकी किश्त देते रहिए। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप पहले जमा करें और फिर वो खर्च करें हॉलिडे के लिए। लोन लेके ईएमआई ना भरें, इससे अच्छा एसआईपी या कोई तरीके से रिकरिंग डिपॉजिट या कोई भी तरीके से आप उसे एक्यूमुलेट करें और फिर खर्च करें, व्हिच मीन्स आप हॉलिडे को पोस्टपोन करिए जरूरत है तो, लेकिन लोन लेके आप ईएमआईज़ कंटिन्यू साल भर ना करें। आई थिंक दैट इज़ नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। बिल्कुल। मैं थोड़ा-सा आपके साथ फंड्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ के लिए नाम भी जानना चाहूँगी सो दैट जो भी आपने बात समझाई है उस पर लोग अमल कर सकें, सही जगह पर निवेश करके। लेकिन विनोद कुमार जी, अब थोड़ा-सा हम ऑफ़र्स पर बात करते हैं क्योंकि आप ही की तरह बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जो अब इस तरह के टूरिज़्म को बढ़ावा भी दे रहे हैं। नॉट दैट ट्रैवल ऑफ़र्स पहले पोर्टल्स नहीं लेकर आते हैं, सीज़न्स के दौरान लेकर आते हैं, अलग-अलग जगहों के लिए जो टाइप्स होते हैं वो ऑफ़र्स आपको दिए जाते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं स्पिरिचुअल और रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात करूं, अयोध्या का ही अगर हम एग्जाम्पल ले ले विनोद कुमार जी, तो वो एक अपने आप में इकोनॉमी बन गई है। ठीक है, वहाँ पे आप सिर्फ एक ट्रैवल के लिए नहीं जा रहे हैं, आप एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। तमाम तरह की सुविधाएं वहाँ पर खड़ी हो गई हैं, होटल से लेके हॉस्पिटल से लेके सभी कुछ वहाँ पर अब मौजूद हो गया है ना। तो अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह का आपने फ्लो आता हुआ देखा है, जो ट्रैफिक आता हुआ देखा है, कुछ जगहों के नाम आपने बताएं, भले ही वो ईस्ट में हो, साउथ में हो, नॉर्थ में हो, लोग जहाँ जा रहे हैं, आपके पोर्टल पर आप किस किस तरह के ऑफर्स और बंडल पैकेजेस जो हैं वो लोगों को ऑफर कर रहे हैं इस तरह के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि हिंदुस्तान में आपको इन जगहों पे जाने के लिए किसी भी तरह के प्रमोशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, हमारी प्रॉब्लम कुछ और थी। हमारी प्रॉब्लम जो थी वो टाइम का फैक्टर था। टाइम का फैक्टर ये है कि रेलवे की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं थी, एयरलाइंस की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं थी। आपको अगर अयोध्या जाना है तो पहले आप लखनऊ जाइए, लखनऊ जाके के फिर आप टैक्सी कीजिए, फिर आप अयोध्या जाइए। आज अयोध्या में एयरपोर्ट है, तो आदमी एक बहुत शॉर्ट पीरियड में इन जगहों पर जा सकता है। मुझे नहीं लगता, और मुझे मेरी जानकारी में आज तक किसी भी किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाने के लिए किसी ने कोई पैकेज, किसी टूरिज्म ने, किसी होटल ने, किसी ने कोई पैकेज दिया हो, कम से कम ये मेरी जानकारी में तो बिल्कुल नहीं है। वो एक अलग बात है कि लीजर सीजन में जब जब लोग नहीं जाते हैं, बच्चों के स्कूल चलते रहते हैं, ऑफिसेज चल रहे हैं, और उस वक्त एक एक किसी तरह के पैकेज की बात हो सकती है, और वो सिर्फ सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस के लिए नहीं है, वो तो हर जगह के लिए एप्लीकेबल है। Therefore, मुझे तो लगता ही नहीं है कि हिंदुस्तान में लोग वैसे भी इतना ट्रैवल करते हैं कि अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं। मैं बॉम्बे में रहता हूं, यहाँ पर सैटरडे संडे को लोगों के पास जाने की दो जगह होती थी। लोनावला चले गए, खंडाला चले गए, तो सुबह गए, शाम को लौट करके आ गए। आज आपकी कनेक्टिविटी बॉम्बे से ही इलाहाबाद की हो गई है, लखनऊ की हो गई है, अयोध्या की हो गई है, बनारस। इतने इतने ज्यादा एयरपोर्ट्स आ चुके हैं और कनेक्टिविटी इतनी बढ़ गई है कि लोग खुद ही बाहर निकलने वाले हैं, खुद ही बाहर जाने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके के प्रमोशन पैकेज देने की जरूरत आज हमारे हिंदुस्तान में लोग महसूस करते हैं। अर्चना, अब मैं चाहती हूँ कि आप बाकायदा एक ट्रैवल लिस्ट प्लान करके दें हमारे दर्शकों के लिए, ठीक है? बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर भारत में जाई जा सकती हैं रिलीजियस स्पिरिचुअल टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए। बहुत सारी ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर हम स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करें तो ऐसी बहुत सारी नई नई जगह उभर भी रही हैं जहाँ पर आप शायद जाना चाहेंगे। तो अब वो कौन कौन सी जगह हैं जो आप हाईलाइट करना चाहेंगी, और किन किन सीजन स्पेसिफिक जगह भी हैं मेरे ख्याल से जहाँ पर आप सजेस्ट करेंगे कि लोगों को जाना चाहिए? और केवल वो जगह ही नहीं, अगर आप उस एरिया में जा रहे हैं, उस शहर में जा रहे हैं, तो उस इर्द गिर्द भी कहाँ कहाँ घूमा जाए, कुछ बताइए। बजटिंग के हिसाब से भी कुछ बताइए। बिल्कुल। देखिए, अभी महाशिवरात्रि आने वाली है और होली आने वाली है, तो मार्च तो पूरा छुट्टियों का मौसम होता है इस टाइम, तो मौसम भी बड़ा सही होता है और बड़े लॉन्ग वीकेंड्स भी आ रहे हैं। तो ये तो एक आइडियल टाइम है जब आप जा सकते हो। और अगर आप दिल्ली में रहते हो, तो आपके तो बस सोने पे सुहागा है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही पास में भी है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप वाराणसी बड़े आराम से पहुँच सकते हो। वहाँ पर ओवरनाइट ट्रेन भी जाती है और फ्लाइट भी है, जो कि आराम से आपको ना 7-8 हज़ार रुपए में आपको फ्लाइट भी हो जाती है। आप आराम से अगर आप वाराणसी जाते हो, तो 20-25 हज़ार में आपका वीकेंड ट्रिप या 3-4 दिन का ट्रिप हो जाता है। और वहाँ पर
का जो माहौल होता है शिवरात्रि पे वो देखने लायक होता है। मतलब मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ शायद ही आप कहीं और देखेंगे वैसा माहौल जो कि वहाँ पर होता है शिवरात्रि में वाराणसी। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि वाराणसी के लिए शिवरात्रि पे आप वाराणसी जाएँ। और उसके बाद आती है होली। तो होली तो भाई ब्रज की होली तो दुनिया भर में मशहूर है। तो वहाँ पर ये खाली होली ना देखें, बल्कि और भी बहुत कुछ है, जैसे कि ना वृंदावन में जाके कुछ दिन वहाँ पर रहे। जैसे मैंने खुद अभी मैं बता कर रही थी, मैंने हालाँकि मेरा बचपन वृंदावन और मथुरा में बीता है, बट मैं देखना चाह रही थी कि अब कैसे चेंज हो गया और मैं कैसे और कल्चर के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट कर सकती हूँ। तो जैसे मैंने अभी अभी रिसेंटली अपनी बुकिंग कराई है, ये वृंदावन हेरिटेज टावर है, जिसे आई थिंक गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रमोट कर रही है। वहाँ पर व्हाट दे डू इज़ कि वो आपको फैसिलिटी भी देते हैं कि आप वहाँ पर रह भी सकते हैं, उनके खुद के गेस्ट हाउसेस भी होते हैं, उनके खुद के विलास भी होते हैं, डिपेंडिंग आपके बजट पे आपको ₹700 से लेके 4000 तक के उसमें आपको कमरा मिल सकता है, वहाँ पर खाना भी होता है, तो आप सात्विक भोजन वहाँ का परिसर का पूरा एन्जॉय कीजिए, वहाँ पर जो कि मतलब करीब ₹50 से लेके ₹200 तक होता है। प्लस दे आल्सो प्लान योर एक्टिविटीज अगर आप चाहते हो कि आसपास, बिकॉज़ वो ये नहीं चाहते कि खाली आप मंदिर ही मंदिर देखो। वहाँ पर वो आपको डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं कि वो जो कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं, वहाँ का खान-पान के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो सोशल एक्टिविटीज वो करते हैं, वो सब आप देखिए। तो एक तरह से आप जान पाते हो कि हमारा जो कल्चर है वो कितना रिच है। तो आई वुड हाइली रिकमेंड कि होली पे अगर आपका मौका लगे तो वहाँ पर जा सकते हैं। और अगर आप साउथ, क्योंकि ये मौसम अच्छा भी है साउथ को एक्सप्लोर करने के लिए भी, तो जैसे मदुरई हो गया आपका, चेन्नई है और भी रामेश्वरम है, कन्याकुमारी है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे पोर्टल्स के भी पैकेजेस आते हैं वहाँ पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मेक माई ट्रिप या किसी और ईज़ माई ट्रिप किसी भी उस पे जाओगे तो आपको करीब 30,000 से लेके 50, 60, 70,000 डिपेंडिंग आपके बजट के हिसाब से आपको ऑल इंक्लूसिव ट्रिप मिल जाता है। पौंडीचेरी काफ़ी अच्छा है इस टाइम जाने के लिए भी। और जैसे मार्च खत्म होता है फिर अप्रैल होता है, हल्की-सी गर्मियाँ आने लग जाती हैं, तो उस टाइम आप वैष्णो देवी जा सकते हो। वैष्णो देवी के बड़े अच्छे-अच्छे पैकेजेज़ आते हैं वहाँ पर, जैसे कि ना आपको पत्नी टॉप और जम्मू साइट सीइंग और कटरा पूरा मतलब इंक्लूडिंग आपका लोकल ट्रांसफर वगैरह सब मिला के करीब आपको वहाँ का भी 25,000 से लेके आपको पैकेजेज़ आराम से मिल जाते हैं। तो आप आराम से अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ वहाँ पर जा सकते हो गर्मी का मौसम में। देन उसके अलावा मई का मौसम आएगा, तो मई में और ज़्यादा गर्मी हो सकती है, तो उसके बाद आप थोड़ा-सा और ऊपर चले जाइए, तो जैसे कि धर्मशाला है। धर्मशाला के वहाँ पर आप जाओ तो वहाँ पर उस टाइम आपको पहाड़ों का सुहावना मौसम भी मिलता है और फिर मैक्लोडगंज वगैरह के अच्छा भी लगता है वहाँ पर आप जाके देखो। एंड अगर आप दूसरी तरफ आ जाओ जैसे कि धनौल्टी वगैरह की तरफ, तो वहाँ पर भी काफ़ी है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि इस टाइम तो आप उत्तर प्रदे और हाँ, हरिद्वार हू कैन फॉरगेट हरिद्वार। हरिद्वार वगैरह भी जाने के लिए काफ़ी अच्छा मौसम है। एंड देन जैसे-जैसे आप चलते जाते हो फिर बाद में आपका चार धाम यात्रा खुल जाती है। तो पूरा हर महीने देश में आपके लिए कुछ ना कुछ है। और 5,000 से लेके डेढ़ 2 लाख तक के आपके पैकेजेज़ हैं। जैसे कि ये 2 धाम का जो हेलीकॉप्टर यात्रा होती है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आपको यहाँ तक कि वीआईपी दर्शन भी मिलते हैं आपको, और हेलीकॉप्टर से वो आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ की सैर कराते हैं। वो आपको करीब 1 डेढ़ लाख रुपए में भी हो जाती है। और अगर आपको अमरनाथ यात्रा करनी है, तो अमरनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर की जो होती है वो ऑल इंक्लूसिव पैकेज करीब 16,500 से शुरू हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी बजट में पॉसिबल है और आप कुछ भी कर सकते हो। आप उसमें एडवेंचर भी डाल सकते हो, उसमें आप फूड भी डाल सकते हो, उसमें आप स्पिरिचुअल भी बिल्कुल। काफ़ी कुछ कर सकते हो। तो बहुत कुछ है और पूरा देश अप्रॉक्सीमेट तो है ही बजट हमारा। यहाँ पर? जी, अ अप्रॉक्सीमेट बजट अगर मुझे समझना हो तो? तो अगर आप बजट लेके चलो, नॉर्मल बजट और बहुत दूर अगर आप नहीं जा रहे हो, तो करीब 25 से 30,000 पर हेड के हिसाब से आप कर सकते हो। 25 टू 30,000 अगर आप लगा के चल रहे हो, 3 नाइट्स सॉरी 2 नाइट्स 3 डेज़ का पैकेज में आपको आराम से मिल जाता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट लाइक के 2 स्टार या एकदम कोई बेकार से गेस्ट हाउस। आई एम टॉकिंग अबाउट डिसेंट 3 स्टार, 4 स्टार प्रॉपर्टीज़। एंड इसमें आपके फ्लाइट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, इसमें आपका साइट सीइंग वगैरह, लोकल ट्रांसफर्स वगैरह वो सारा। आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, ऐसे पैकेजेज़ आपको बहुत मिल जाएँगे।
चलिए हर्ष, आपके पास आऊंगी मैं, तो कुछ फंड्स के नाम हो जाएं, कुछ स्ट्रैटेजीज हो जाएं। ओके, सो कविता, अगर हम जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि क्योंकि ये ऐसा गोल है जो टाइम बाउंड नहीं है और फ्लेक्सिबल है, अगर एक इन्वेस्टर चाहे तो इक्विटी पोर्टफोलियो से भी अपना पोर्टफोलियो बना सकता है, इसकी फंडिंग कर सकता है। तो अगर आप इक्विटी पोर्टफोलियो बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि इक्विटी साइड में आप लार्ज कैप की तरफ जाएं, तो एक सिंपल सा इक्वेशन बना के आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड जो सेंसेक्स या निफ्टी को रिप्लिकेट करता है वो ले सकते हैं, या आप मिड कैप फंड तक भी जा सकते हैं। स्मॉल कैप मत लीजिएगा फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, आप लार्ज कैप या मैक्सिमम मिड कैप तक जाइए। इक्विटी बाय इटसेल्फ शॉर्ट टर्म में रिस्की है, तो आप चाहें तो मिड कैप तक भी नहीं जाके सिर्फ लार्ज कैप पर रिस्ट्रिक्ट रखें। तो उसमें आपके पास आईसीआईसीआई प्रू सेंसेक्स प्लान है, या एचडीएफसी निफ्टी फंड है, यूटीआई निफ्टी फंड है, कोई भी इंडेक्स फंड आप ले लीजिए, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्हें हॉलिडे लेना ही है, मतलब आप इट्स अ नॉन नेगोशिएबल गोल, तो आप इसकी जो तैयारी है फिर वो आप डेट फंड से करेंगे। डेट फंड में आप लो ड्यूरेशन फंड्स या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स इस कैटेगरी में ही रहेंगे। सो आपके पास एडीएसएल लो ड्यूरेशन फंड है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने इस पर्टिकुलर गोल के लिए। तो आप इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते, बस इतना है कि पैसे जमा होते रहेंगे और जब वक्त आएगा आपको मिलेंगे। अब अगर आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं और आपका गोल जो है वो 1 साल करीबन है, ये सारी जो मैं स्कीम्स बता रहा हूँ ये 1 साल का व्यू लेके बना रहा हूँ कि आपने एडवांस में प्लानिंग की और 1 साल बाद आपको इस हॉलिडे पे जाना है। तो अगर आप एक हाइब्रिड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक कैटेगरी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो ये आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हैं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट बात कविता क्या है कि ये गोल जो है इससे आपके जीने मरने में फर्क नहीं पड़ता। जैसे इमरजेंसी फंड है, आपकी बहुत दिक्कत हो सकती है अगर कोई इमरजेंसी आ जाए और आपके पैसे ना हो। तो क्योंकि ये गोल फ्लेक्सिबल है, मैंडेटरी इन उस तरीके से नहीं है, और इसमें जो खर्च है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम दिनों के लिए जाना है या किस तरह की होटल्स में रहना है, उसी के लिए हम इसमें सारी फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं। जैसा इन्वेस्टर रिस्क लेना चाहे वो उस तरह का रिस्क लेके अपना पोर्टफोलियो बना सकता है। मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा कि क्योंकि ये गोल वेरिएबल है, आप क्यों ना रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। अगर कोई कारण से मार्केट ठीक नहीं है तो आप अपना गोल पोस्टपोन कर लीजिए। अगर जैसे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आप नंबर ऑफ डेज बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी है, सारे ऑप्शन इन्वेस्टर के सामने खुले रहते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर पूरी तरह से हमने आपका ट्रैवल प्लान सेट कर दिया है, और जैसा कि हमारे तमाम पैनलिस्टों ने कहा है, मौका भी है और इस मौके को भुनाने के लिए आपके पास अब एक प्लान भी है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। हर्ष, आप तो बने रहेंगे हमारे साथ क्योंकि आपको दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी है, लेकिन विनोद जी आपका, अर्चना आपका, धन्यवाद समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में इस तरह की प्लानिंग हम करते रहते हैं क्योंकि आपके हर लक्ष्य की प्लानिंग हम करते हैं। हम आपको बताते हैं न सिर्फ ट्रैवल प्लान कैसे बनाएं, बल्कि आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी, खुद की रिटायरमेंट, आपके लिए घर खरीदना हो या गाड़ी खरीदना हो, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म, हर तरह के लक्ष्य के लिए अगर आप सही फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाएं, डाइवर्सिफाइड रहे, सही एसेट क्लास चुने, तो हर आर्थिक सपने को पूरा किया जा सकता है। बहरहाल मैं रहूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग करेंगे, जिसमें भी अगर आप एनपीएस में निवेश करना चाहते हैं तो क्या होता है तरीका और कैसे एनपीएस को अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपको शामिल करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। इस बीच अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिए, और अगर यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डालिए। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद।